20वीं सदी तारीख़ इंसानी में मुनफरिद मकाम रखती है, क्योंकि इस सदी में जितनी तरक्की हुई, इंसान ने इतनी हासिल शुदा तारीख़ में कभी नहीं की। तरक्की के इस सफ़र के दौरान कायनात के हर गोशे के मुतल्लिक ऐसे ऐसे राज आया हुए, जिन्होंने साइंसदानों को आज तक बरताए हैरत में डबोए रखा है। चूँकि कायनात के फैलने और साकिन होने का नज़रिया पहले से साइंसदानों में मौजूद था, इसीलिए 1927 में जॉर्ज लेमात्रे ने एक मफरूज़ा पेश किया कि अगर हमारी कायनात में मौजूद कहकशाएं मुसलसल एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एक वक्त में ये सब यकजा थीं। इसके मुकाबले में एक और नज़रिया पेश किया गया, जिसको स्टेडी स्टेट थ्योरी कहा जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात में हर लम्हा नया मादा जन्म लेता है, जिसके बाइस कायनात वसी से वसी तर होती जा रही है। इन दो मफरूज़ों ने काफ़ी अरसे तक फल्कियात दानों को दो ग्रोहों में तकसीम किए रखा, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि इन दो ग्रोहों के अलावा एक और ग्रोह भी मौजूद था, जो ये कहता था कि कायनात न तो फैल रही है और न सुकड़ रही है, बल्कि ये हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। 1931 तक आइंस्टाइन भी इन्हीं साइंसदानों के ग्रुप का हिस्सा थे, जो कायनात के साकिन होने पर यकीन रखते थे। 1929 में एडविन हबल ने रेडशिफ्ट पर तहकीक करने के बाद कंफर्म किया कि कायनात साकिन नहीं है, बल्कि मुसलसल फैल रही है, जिसने बिग बैंग नज़रिए पर मोहर तस्दीक ज़ब्त की। इस ज़मन में सबसे पहला सवाल जो ज़हन के दरीचों पर दस्तक देता है, वो ये है कि बिग बैंग क्या कोई धमाका था? फल्कियात दान कहते हैं कि ये धमाका नहीं था। अगर ये धमाका नहीं था, तो फिर इसे बिग बैंग क्यों कहा जाता है? नहीं, बिग बैंग धमाका नहीं था। इससे दरअसल जो बिग बैंग थ्योरी के मुखालिफ हैं, उन्होंने इसको बिग बैंग धमाके के नाम से मशहूर कर दिया था। बिग बैंग जो है वो दरअसल हमारे ज़मानो मकान का फैलाव था, जो एक बहुत ही कलील नुक्ते से जो शुरू हुआ, और इस वक्त हमारे पास पूरी कायनात की सूरत के अंदर मौजूद है। ये फ्रेड हॉयल नाम के एक थे जो बिग बैंग के मुखालिफ थे, उन्होंने इसको बिग बैंग नाम दिया था, और यही मशहूर हो गया कि शायद ये कोई धमाका था। तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि बिग बैंग क्या है। तो बिग बैंग एक धमाके का नाम है जिससे हमारी ये कायनात वजूद में आई। अब वो धमाका किस तरह का था? वो कोई इस तरह का धमाका नहीं था कि कोई एटम बम हो, बल्कि सिर्फ इसको हम कायनात का फैलाव कहेंगे। बिग बैंग को एक धमाका कहना बस एक इस्तिलाह के तौर पर है, मगर धमाका की खसूसियात और बिग बैंग की खसूसियात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत से साइंसदान इसको बिग बैंग नहीं कहते, इसके लिए बिग बैंग की इस्तिलाह को इस्तेमाल करना गलत समझते हैं। बिग बैंग दरअसल एक ऐसा अचानक हुआ मरहला था, जिसको अगर बिग बैंग की बजाय हम बिग एक्सपेंशन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सवाल रेलेवेंट नहीं है कि भाई ये तो जो एक्सपेंशन था ये कहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि जो जितनी भी हम जगह देखते हैं, जो हमारी कायनात है, ये उस वक्त उस नुक्ते का हिस्सा थी। तो लिहाजा जो बिग बैंग है ये किसी एक पॉइंट पे नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस पॉइंट से शुरू हुआ था। बिग बैंग कायनात में किसी जगह पे भी वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि बिग बैंग जैसे ही हुआ तो मादा सिंगुलैरिटी नामी एक बहुत छोटे पार्टिकल के अंदर पूरी कायनात का मादा कैद था, और उसी से ही ज़मानो मकान पैदा हुआ, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि बिग बैंग इस जगह पे हुआ कायनात में या उस जगह पे। ये सवाल उस वक्त हमारे ज़हन में पैदा होता है जब हम इस गलतफहमी में हों कि बिग बैंग खला में वाक़ हुआ। हमें ये अपने ज़हन में रखना चाहिए कि खला बिग बैंग के अंदर बाद में पैदा हुई। बिग बैंग की ये कहानी बहुत से नशेब व फराज पर मबनी है। जहाँ इसमें 14 अरब साल जैसा अनथक सफ़र है, वहीं इसमें प्लानिक टाइम जैसे इंतहाई मुख्तसर सैर भी शामिल है। कहानी की शुरुआत 13 अरब 80 करोड़ साल पहले होती है। कहा जाता है ज़मानो मकान सब कुछ एक नुक्ते में बंद था, बल्कि नुक्ता भी हमें समझाने के लिए कहा जाता है।
दरअसल ये नुक्ता इतना छोटा था कि हाइड्रोजन के एटम से भी लामतनाही हद तक छोटा। इस एक नुक्ते में तवानाई अपना तूफान बर्पा किए हुए थी, जिसके बायस ये नुक्ता लामतनाही हद तक कसीफ और गर्म था। यही नुक्ता आगाज दास्तान है और इससे ज़मानो मकान का फैलाव हुआ जो आज भी जारी है। बिग बैंग के इंतहाई शुरू की दास्तान को हम प्लानिक टाइम में तब्दील करते हैं। अक्सर साइंस के तालिब इल्म ये सवाल करते हैं कि ये प्लानिक टाइम क्या है और क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतना मादा एक लामतनाही हद तक छोटे नुक्ते में कैद हो जाए। प्लांट टाइम का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि बिग बैंग के बाद पहले सेकंड में कायनात के साथ बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और उस सेकंड के 1 अरब में या उससे भी ज़्यादा के हिस्से को मुय्यर करने के लिए एक और यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसका हमने नाम प्लांक टाइम दिया है। प्लांक टाइम जो है वो वक्त का बहुत बहुत छोटा हिस्सा है। अगर आप कह सकते हैं कि अगर हम 1 सेकंड को 19 करोड़ खरब हिस्सों में डिवाइड करें तो 1 प्लांक सेकंड बनता है। यानी जो अभी 1 सेकंड गुजर गया, ये जो है इसमें 19 करोड़ खरब प्लांक सेकंड मौजूद थे। और इसको हम बिग बैंग मॉडल में शुरुआती जो वक्त है उसको डिफाइन करने में हम बताते हैं कि जी 1 अरब प्लांक सेकंड के बाद हमारी जो कायनात है वो हाइड्रोजन एटम जितनी होगी। उसके बाद तकरीबन चंद करोड़ प्लांक सेकंड के बाद हमारी जो कायनात है इस हथेली जितनी होगी। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी जो मज़ीद जब कुछ करोड़ प्लांक सेकंड गुजरे तो हमारी कायनात फुटबॉल जितनी होगी। और इसी दौरान ग्रेविटी की फोर्स भी वजूद में आई और बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंटी ग्रेविटी फोर्स भी वजूद में आई जिसने एक शॉक वेव प्रोड्यूस की। शॉक वेव की वजह से हमारी कायनात की जो एक्सपेंशन है बहुत तेज़ होगी और तकरीबन 19 करोड़ खरब प्लांक सेकंड यानी 1 सेकंड जो अभी हम नॉर्मल 1 सेकंड है, इसके बाद हमारी कायनात हमारी कक्षा मिल्की वे जितनी हो चुकी थी। प्लांक टाइम दरअसल ये वक्त की छोटी इकाई है। हम ये नहीं जानते कि वक्त की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है, मगर प्लांक लेंथ की मदद से हमने जो वक्त की छोटी इकाई ड्राइव की है वो प्लांक टाइम है। प्लांक लेंथ की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -35 है मीटर्स है। इसको अब हम रोशनी की रफ्तार से डिवाइड करें तो जो हमें नंबर मिलता है वो 10 की पावर -43 सेकेंड्स है। इस टाइम पीरियड को हम प्लांक टाइम कहते हैं। जो आज तक सबसे छोटा दुरानिया मेजर करना मुमकिन हो सका वो है ऑटो सेकंड। ऑटो सेकंड इतना छोटा दुरानिया कि यानी कि आप रोशनी की रफ्तार और 2 हाइड्रोजन के एटम जितना फासला तय करें, जितनी देर में रोशनी की रफ्तार तय करती है रोशनी, तो वो जो होता है उसे कहते हैं ऑटो सेकंड। वो 10 की पावर -18 सेकंड। इससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये प्लांक टाइम कितना छोटा दुरानिया है। इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि कायनात वजूद में आई। तो फिज़िक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल फिज़िक्स जो है इसमें जितने भी कवानीन से हम वाकिफ़ हैं उसको इसके मतलब कोई हमारे पास वजाहत मौजूद नहीं है, ना ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस दुरानिये में ये कवानीन कैसे इम्प्लीमेंट होते। पर एक राय ये भी है कि इस प्लांक की पहुँच के दुरानिये में क्वांटम ग्रेविटी ने अपना रोल अदा किया जिसकी सबब ये कायनात का वजूद मुमकिन हो सका। ये कहना कि जी क्या ये पॉसिबल है कि इतनी छोटी जगह पे इतना ज़्यादा मादा समाज है जी, उसके लिए हमें लामतनाई एनर्जी दरकार होती है और जो मादा है वो लामतनाई हद तक कसीब हो जाता है। आप ब्लैक होल की मिसाल ले सकते हैं, उसके अंदर सिंगुलरिटी के अंदर आप जो भी चीज़ फेंकेंगे तो वो उसको जकड़ लेगी और कैद कर लेगी, वो एक सिंगुलरिटी होती है। तो लिहाजा ब्लैक होल को देखा जाए तो ये बात हमें ठीक भी लगती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन थ्योरी है जो हमें बताती है कि जो बिग बैंग शुरू हुआ वो दरअसल हमें मालूम है कि हमारी कायनात के अंदर हर वक्त खाली जो जगह है वहाँ पे क्वांटम फ्लक्चुएशन होती है, ज़रात बनते हैं और मिटते रहते हैं। तो इन क्वांटम फ्लक्चुएशन के अंदर जो है इन्फ्लेटॉन नामी एक ज़र्रा जो है उसने इन्फ्लेशन किया और जो हमारी कायनात है वो एक क्वांटम लेवल से फैलकर कायनाती लेवल तक बढ़ी होगी। तो वो जो क्वांटम फ्लक्चुएशन कायनाती लेवल तक बढ़ी हुई तो वो अब चूंकि बहुत बड़ी होगी थी, लिहाजा वो अदम में वापस लौट ना सकी, यानी वो वापस ख़त्म ना हो सकी। जैसे क्वांटम फ्लक्चुएशंस बनती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं। तो ये भी एक इन्फ्लेशन थ्योरी हमें हकीकत के करीब तर दिखाई देती है।
कायनात के दूर दराज इलाकों में झांकने से मिलने वाले डेटा को रियाजी की मसावातों पर परखने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि बिग बैंग के 1 सेकंड बाद इस कायनात का साइज़ हमारी कहकशां मिल्की वे जितना हो गया था। ये वो वक्त था जब कायनात रोशनी की रफ्तार से भी लाखों गुना तेज़ी से फैली। इस दौर को हम इन्फ्लेशन का दौर कहते हैं। ये क्यों वक़्त पज़ीर हुआ हमें नहीं मालूम। बहरहाल इसके बाद से अब तक हमारी कायनात वसी से वसी तर होती जा रही है। कायनात के फैलाव के मुतालिक मुख्तलिफ मफहूम मौजूद हैं, मगर बिग बैंग हमें हकीकत के ज़्यादा करीब दिखाई देता है। बिग बैंग के पहले सेकंड के दौरान बहुत कुछ हुआ। कशिश सकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वजूद में आई, मगर उसके साथ साथ मादा और ज़िद मादा भी वजूद में आए। हम और ये कायनात इन्हीं बाक़ियात में से एक है। कायनात बनने के पहले 2 मिनटों तक दर्जा हरारत नाकाबिल तसव्वुर हद तक गर्म था, इतना ज़्यादा गर्म कि इसमें एटम नहीं बन सकता था। लेकिन 2 मिनट बाद कायनात के फैलाव की वजह से दर्जा हरारत थोड़ा सा कम हुआ। क्वार्क्स बने और उन्हें सबसे पहले एटॉमिक पार्टिकल्स बने, जिन्होंने एक दूसरे के करीब आकर एटम तश्कील दिए। सबसे पहले जो एटम वजूद में आया वो हाइड्रोजन और उसके दीगर आइसोटोप्स थे। इसके कुछ मिनटों बाद हीलियम और लिथियम के एटम्स वजूद में आए। इस मौके पर आकर तूफानी कैफियत थोड़ी सी थम गई और एटम्स के बनने का सिलसिला शुरू हो गया। अलबत्ता कायनात का फैलाव जारी रहा। बिग बैंग के 3,80,000 साल के बाद कायनात शफाफ होना शुरू हो गई। उससे पहले तक सिर्फ दूधिया रंग के बादलों में आवारा इलेक्ट्रॉन सैर सपाटे करने में मसरूफ थे, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार धीमी पड़ना शुरू हुई और रोशनी की पहली किरण वजूद में आई। इस अंधेरी कायनात में उम्मीद की किरण की तरह 400 फैली। इन्हीं किरणों को हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस के नाम से जानते हैं। यही रेडिएशंस 1964 में दरियाफ्त हुई, जिनकी पेशनगोई बिग बैंग थ्योरी पहले कर चुकी थी। ये रेडिएशंस पूरी कायनात में फैली हुई हैं। इनको बिग बैंग की गूंज भी करार दिया जाता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं? बिग बैंग वाक़े के दीगर कौन से सबूत अब तक मिल पाए हैं? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस दरअसल वो रेडिएशंस है जो वो लाइट है जो बिग बैंग के 4 लाख साल बाद कायनात के अंदर फूटी, और आज वो हमें रेडिएशंस की सूरत के अंदर दिखाई देती है, क्योंकि कायनात की एक्सपेंशन की वजह से उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वो हमें रोशनी की सूरत में दिखाई नहीं दे रही। तो हमें वो बहुत हसास आलात की मदद से हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं? ये जब कायनात बनी उसके तकरीबन 3,80,000 साल बाद कायनात में जब फोटोन वजूद में आए। फोटोन हमें याद रखने की है कि फोटोन लाइट का पार्टिकल है, इसलिए बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद सबसे पहले कायनात में रोशनी पैदा हुई, और वो रोशनी आज तक हम देख सकते हैं। और उस बैकग्राउंड यानी उस चादर को या उस तस्वीर को हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नाम दिया। जब कभी आपका टीवी खराब होता है, रेडियो खराब होता है, तो आपको जो शोर सुनाई दे रहा होता है, ये दरअसल कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस होती है, जिनके मुतालिक बिग बैंग मॉडल ने पेशेंगोई की थी, और वो हमें आज से 50 साल पहले डिटेक्ट हो गई थी। और इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से हमें कायनात बनने के तकरीबन 3 लाख साल बाद जो चीज़ें पैदा हुई उस वक्त हमें वो आज दिखाई देती हैं। बिग बैंग का जो सबूत है वो ये है कि जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, ये इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये जो कहकशाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो ये कभी ना कभी किसी एक पॉइंट पे मौजूद थी। इसके अलावा हमें आज तक कोई भी कहकशां जो है, कोई भी सितारा हमें 14 अरब साल पुराना नहीं मिला, उससे दूर भी नहीं हमें मिला। तो लिहाजा यही चीज़ हमें बिग बैंग का मॉडल भी बताता है। और इसके अलावा हम जो हमें आज से 10 से 13 अरब नूरी साल जितनी दूर कहकशाएं मिली हैं, वो तमाम की तमाम यंग हैं, जिसका ये मतलब है कि आज से 10 से 13 अरब साल पहले कहकशाएं पैदा होना शुरू हुई थी। तो बिग बैंग का मॉडल भी ये बताता है कि उस दौरान आज से 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, और जिसके बाद ये कहकशाएं सितारे पैदा होना शुरू हुए। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं, ये बिग बैंग मॉडल की हमायत करती दिखाई देती हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और मॉडल इस वक्त मौजूद नहीं है जो कायनात बनने का जो
तस्वुर है उसको डिफाइन कर सके। अगर आने वाले वक्त के अंदर बिग बैंग से भी कोई अच्छा मॉडल हमें मिल गया तो यकीन साइंस उसको अपना लेगी, क्योंकि साइंस तो मुशाहिदात तजुर्बात पे यकीन रखती है। तो अगर आने वाले वक्त के अंदर कोई और पुख्ता मॉडल हमें मिल जाता है तो साइंसदानों को उसको तस्लीम करने में किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं होगा। बिग बैंग के 20 करोड़ साल तक कायनात में इन्हीं बादलों और रोशनियों का राज रहा। इस तवील इंतजार के बाद कहीं पर मादा इकट्ठा होना शुरू हुआ और पहला सितारा चमका, जिसने एक नए अहद की आगाज की नवीद सुनाई। बिग बैंग के 1 अरब साल बाद लाखों सितारों ने मिलकर पहली कहकशां तख्लीक की। आगे अरबों सालों तक मुख्तलिफ कहकशाएं, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स वजूद में आए। बिग बैंग के 8 अरब साल बाद किसी कहकशां के किनारे में गैसी बादलों के मजमूए में एक सितारा वजूद में आया, जिसे हम आज सूरज कहते हैं। मजीद 1 अरब साल बाद इस सितारे में जारी तूफानी कैफियत कुछ कम हुई और हमारी ज़मीन वजूद में आई, और मजीद 4 अरब साल का अरसा गुजारने के बाद आज हम यहाँ इस पत्थर के टुकड़े पर मौजूद हैं। हमारी कायनात की पुरस्कारियत उसके वसी होने ही की वजह से है। आज एक अंदाजे के मुताबिक हमारी काबिल मुशाहिदा कायनात 93 अरब नूरी साल वसी है, जबकि 14 अरब साल से ये कायनाती तमाशा जारी और सारी है। जिंदगी की उलझनों में फंसे इंसानों की हैसियत इस तमाशे में क्या है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुहाल है। इंशाअल्लाह अगली बार साइंसी गुफ्तगू में आपसे किसी और मौजू पर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।